रज़िया मेरे लिए पानी लेकर आओ। शम्स ने अपने रूम के डोर में खड़े होकर रज़िया को आवाज़ दी जो लाउंज में बैठी हुई थी, तो उठकर वहीं से पानी का जग लेकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। क्या हुआ है शम्स? पानी तो यहाँ मौजूद है, आपने बाहर से क्यों मंगवाया? रूम में मौजूद पानी देखकर रज़िया ने हैरानगी से उससे पूछा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। पानी छोड़कर यहाँ आओ, उसने रज़िया को अपने पास बुलाते हुए कहा। आज उसके चेहरे पर हकीकी मायनों में परेशानी और डर मौजूद था। जी शम्स, क्या हुआ है? आप क्यों परेशान नज़र आ रहे हैं? वो मुतजस्सिस से उसके पास आकर बैठ गई और पूछने लगी। परेशानी की ही बात है रज़िया, समझो कि अगर हमने जल्दी कुछ ना किया तो हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है जो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अपने हाथों को मसलते हुए वो आहिस्ता आवाज़ में बोला तो उसके लहजे में हिचकिचाहट साफ महसूस की जा सकती थी, जैसे वो ये बात करना भी चाह रहा हो और ना भी करना चाह रहा हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? साफ अल्फाज में कहें, कौन सी मुसीबत आने वाली है? उसे परेशान देखकर रज़िया का दिल भी बेचैन होने लगा। जिस लड़के से अभी 2 दिन पहले दिल का निकाह हुआ है ना, वो कोई और नहीं बल्कि कमर शाह का बेटा है। उसने ये शादी मुझसे बदला लेने के लिए की है और वो यही समझ रहा है कि दिल मेरी बेटी है। शुक्र है उस बेवकूफ़ लड़की ने उसे कुछ बताया नहीं अभी तक। हमारी मीना बाल बाल बच गई, वरना आज जो वो हाल दिल का कर रहा है वही हमारी मीना का भी करता। लेकिन ये बात कब तक छुपेगी? एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाएगी और उस वक्त वो पता नहीं क्या करेगा। मुझे उस दिन से खौफ आ रहा है। तुम जल्द अज जल्द मीना से बात करो ताकि हम उसकी शादी कर सकें। उसकी शादी हो गई तो वो हमारी बेटी के साथ कुछ नहीं कर सकेगा। उसके अंदर बदले की आग ज़ोरों शोर से भड़क रही है और मैं नहीं चाहता कि वो आग हमारी मीना पर ठंडी हो जैसे वो दिल पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। वो सच सामने आने पर मीना को बिल्कुल ही जान से मार देगा। आंखों में मीना के लिए डर लिए वो सब बातें रज़िया की गोश गुजार करने लगा। उसकी पेशानी पर अभी भी डर से पसीना चमक रहा था। वो बेहद बौखलाया हुआ लग रहा था। अमान के घर से आने के बाद उसने रात किस खौफ और डर से गुजारी थी वो वही जानता था सिर्फ। तो अब क्या होगा शम्स? ये वही है ना जिसके बाप का बिजनेस हमने उससे छीना था और उसकी बीवी भी आपके हाथों कत्ल हो गई थी। वो तो नहीं छोड़ेगा हमें। अब हम क्या करेंगे शम्स? वो तो बहुत छोटा था, उसे किसने बता दिया ये सब? ये बात तो हम दोनों के अलावा किसी को भी नहीं मालूम थी। उसकी बातें सुनकर रज़िया ने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए और हकलाते हुए शम्स से आगे का पूछने लगी। उस वक्त वो शम्स से भी ज़्यादा घबराई हुई थी। पता नहीं, उसे खुद ही सब मालूम है। तुम इतनी ना घबराओ, घर में बिल्कुल नॉर्मल रहना। मुझे अगर पता होता कि बाद में आकर ये मेरे लिए मुसीबत बनेगा तो तब उसके माँ बाप के साथ उसे भी कब्र में ही उतार देता। मैं यही सोच रहा हूँ कि जल्द अज जल्द मीना को किसी महफूज हाथों में दे दूँ। उसे कहो जिसे पसंद करती हो अपने माँ बाप को बुला लाए ताकि हम उसे किसी महफूज हाथ में थमा दें। अभी तो मैं दिल को शाहिदा की धमकी देकर आया हूँ। वो अमान के सामने अपना मुंह नहीं खोलेगी, लेकिन फिर भी ये इतनी छोटी बात नहीं है कि हमेशा के लिए छुपाई जा सके। और अमान उसे हमारे घर से हर ताल्लुक़ ख़त्म करने को कह रहा है, जिसकी वजह से हमें ही फ़ायदा है। जहाँ तक शाहिदा की बात है, उसे भी मैंने झूठी कहानी सुना ली है। अभी वो भी खामोश ही रहेगी। वो दिल से गुस्सा है, इसलिए इस अरसे में जल्द अज जल्द हमें मीना को महफूज करने के लिए कुछ सोचना होगा। रज़िया के कांपते हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे रिलैक्स करते हुए वो आगे के बारे में लाहे अमल तैयार करने लगा। और उसी पल दरवाजे के पास ग्लास टूटने के साथ ही किसी के गिरने की आवाज़ आई। शम्स रज़िया का हाथ छोड़ता एक झटके से उठा और डोर की जानिब बढ़ने लगा। रज़िया भी डर से कांपते उसके पीछे हो गई। उन दोनों ने सोचा था कि जो गुनाह उन्होंने माजी में किए हुए हैं वो ख़त्म हो गए, वो उनसे कोई पूछने वाला नहीं आएगा अब। लेकिन वो गलत थे। उनके गुनाह उनका पीछा करते उनके गिरेबानों तक पहुंच चुके थे और अब उनकी सज़ा के शुरू होने का वक्त था। काशान मेरी बात सुने। आज मैं पीर साहब के पास गई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में नहूसत है, इसी वजह से तुम्हारी औलाद नहीं हो रही। अभी काशान घर लौटा था जब उसकी बीवी नीलम उसके लिए खाना लिए रूम में आई और साथ ही पीर साहब की बातें बताने लगी। पीरों पर यकीन मत किया करो, ये सब फ्रॉड होते हैं नीलम। वो अपने बेड पर ही दोनों पाँव ऊपर करके बैठ गया और खाना शुरू करते बोला, हाँ हाँ वो फ्रॉड है। और आपकी बहन जो नहूसत मेरे घर में पड़ी है उसका क्या? वो उसकी गोद में जो बच्ची है, इन दोनों की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है।
اس کے سامنے بیٹھتے وہ پھر سے کاشان کو زونی کے خلاف بھڑکانے لگی۔ ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور ابھی تک اللہ پاک نے انہیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ کاشان کی شادی سے 1-2 سال قبل ان کے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی، جبکہ ان کی ماں کو فوت ہوئے کافی عرصہ بیت چکا تھا۔ کاشان، زنیرہ اور شمائلہ 3 بہن بھائی تھے۔ والد کی وفات کے وقت کاشان اپنے پاؤں پر کھڑا تھا۔ گریجویشن کے بعد وہ ایک آفس میں جاب کر رہا تھا اور شمائلہ اس سے 1-2 سال ہی چھوٹی تھی۔ والد کی وفات کے بعد وہ کالج چھوڑ کر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، جبکہ زنیرہ ابھی چھوٹی تھی اور 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ والد کی وفات کے بعد تینوں نے ہی ایک دوسرے کو سنبھالا۔ وہ سب ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے۔ شمائلہ دونوں کا بے حد خیال رکھتی تھی، اکیلی ہی سب کاموں کے ساتھ لگی رہتی اور ان کے گھر آتے ہی خدمتیں شروع کر دیتی تھی۔ جب زنیرہ نے 9ویں کلاس میں ایڈمیشن لیا تو کاشان نے شمائلہ کی شادی کر دی۔ شروع کے دنوں میں تو وہ کافی خوش رہتی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ بجھنے لگی۔ شادی کے 5 سال بعد وہ اپنی پیاری سی ایک بیٹی کو دنیا میں چھوڑ کر ایک دن چلی گئی۔ اسے مرے ہوئے 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے جب اس کا شوہر آ کر اس کی بیٹی کو کاشان کے حوالے کر گیا۔ تب زنیرہ نے ابھی BSc میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اس نے اپنی پڑھائی وہیں چھوڑ دی اور ننھی اشمل کو پالنے کی ذمہ داری اٹھا لی۔ شمائلہ کی شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی کاشان نے بھی نیلم سے شادی کر لی تھی۔ اس نے گھر میں آتے ہی زنیرہ اور کاشان کے درمیان اختلافات پیدا کرنے شروع کر دیے۔ جب شمائلہ کی ڈیتھ ہوئی تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ کاشان یا وہ شمائلہ کی بیٹی کو گود نہیں لیں گے اور نہ ہی اسے اس گھر میں رکھیں گے، لیکن زنیرہ نے ان دونوں کے خلاف جا کر اشمل کو اپنی گود میں لے لیا تھا۔ شاہدہ کچن میں کام کر رہی تھی، جب انہیں شمس کی آواز آئی۔ وہ رضیہ سے پانی مانگ رہا تھا۔ انہوں نے باہر دیکھا تو لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ رضیہ یہاں نہیں ہے تو خود پانی کا گلاس لے کر اس کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دروازے کے پاس پہنچی تو اندر سے دل کا نام سن کر وہیں دروازے کی اوٹ میں ہی رک گئی۔ شمس کی باتیں سن کر ان کا سر چکرایا۔ جیسے جیسے وہ سنتی گئیں انہیں اپنے دل میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شمس، ان کے اپنے سگے بھائی نے دل کو، ان کی اکلوتی اولاد کو موت کے کنویں میں دھکیل دیا ہے اور اب اپنی بیٹی کو بچانے کے منصوبے بھی بنا رہا ہے۔ جب دل کا درد مزید بڑھ گیا اور برداشت سے باہر ہونے لگا تو ان کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ گئی جس میں وہ شمس کے لیے پانی لے کر آئی تھی، اور سینے پر ہاتھ رکھتے وہ گرتی چلی گئیں۔ شاہدہ، کیا ہوا تمہیں؟ اور تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ شمس بکھلایا ہوا اپنے کمرے سے باہر آیا اور زمین پر پڑی شاہدہ کو دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا، تم اتنے گرے ہوئے ہوگے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تم انسان ہو کہ درندے؟ تمہارے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہے۔ میری معصوم بچی کو تم نے۔ درد کی شدت سے وہ اپنی بات بھی پوری نہیں کر پائیں اور اپنے سینے کو ہاتھ سے مسلتے ہوئے تڑپ رہی تھی وہ۔ شمس، مجھے لگتا ہے اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ اگر آج یہ بچ گئی تو پھر ہم مینا کو نہیں بچائیں گے، تو پھر ہم اور مینا نہیں بچیں گے، یہ امان کو سب بتا دے گی۔ شاہدہ کو زمین پر پڑے تڑپتے دیکھ کر بھی رضیہ کو رحم نہیں آیا۔ بجائے انہیں ہاسپٹل لے جانے کے وہ دونوں وہیں کھڑے باتیں کرنے لگے۔ ان کی حرکات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ شاہدہ کو ایسے ہی تڑپ کر مرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ وہیں تڑپتے ہوئے وہ اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑنے لگی اور اسی پل ان کے منہ اور ناک سے خون آیا اور وہ ان ظالموں کے قدموں میں ہی دم توڑ گئیں۔ اپنی بیٹی کا درد دل میں لیے وہ اس دنیا سے ہی چلی گئیں۔ ان کی آنکھیں ابھی تک کھلی ہوئی تھیں اور منہ سے نکلا خون سائڈ سے بہہ گیا تھا۔ شمس نے اس کے بے جان وجود کو دیکھ کر ایک نظر پاس کھڑی رضیہ کو دیکھا اور نیچے بیٹھ کر شاہدہ کی نبض چیک کرنے لگا جو رک گئی تھی۔ مر گئی ہے، اس نے شاہدہ کی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تو رضیہ وہاں سے نکل گئی۔ بریک ٹائم مراد کچھ کھانے کینٹین کی جانب گیا تو وہاں بہت سارے ورکرز کا رش تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر ایک سائڈ پر خالی ٹیبل دیکھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سیل نکالا تو اسکرین آن ہوتے ہی مینا کے ٹیکسٹ شو ہو رہے تھے۔ بہت سارے ٹیکسٹ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور پیچھے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور آرام سے اس کے میسیجز پڑھنے لگا۔ مانی، میری پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، انہیں اچانک ہارٹ اٹیک آیا ہے، گھر میں بہت مہمان ہیں،
तुम भी जनाजे पर आ जाओ, इसी बहाने हम भी मिल लेंगे। उसके अगले टेक्स्ट में उसने अपना एड्रेस भेजा था। एड्रेस देखते ही उसके चेहरे पर हैरानी के तासुरात उभरे। कुछ अर्सा पहले ही फेसबुक पर उसकी दोस्ती मीना से हुई थी। 1 महीना होने को आया था। वो एक बार भी नहीं मिले थे और ना ही एक दूसरे को फेस टू फेस जानते थे। एक दिन उसके इंसिस्ट करने पर मीना ने अपनी पिक उसे सेंड की थी, जिसे देखकर उसे लगा कि वो पहले भी उसे देख चुका है, लेकिन उसने गौर नहीं किया। उस वक्त उस बात को इग्नोर ही कर दिया। लेकिन आज उसका एड्रेस देखकर मुराद को परेशानी ने आ घेरा। वो अपनी सोच के घोड़े दौड़ाने लगा, लेकिन उसे अमान की बीवी की शक्ल याद नहीं आई। तो उसने सोचा कि वही मुराद के साथ बात करती है, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले ही वो उस घर में अमान के साथ गया था और अमान के कहे के मुताबिक उसकी एक ही बेटी थी, जो बीवी तो अमान की थी और दोस्तियां मुराद के साथ पाल रही थी। वो 1 मिनट में उठकर अंदर भागा और लिफ्ट से ऊपर आते हुए अमान के ऑफिस का ग्लास डोर खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो हाँफता हुआ फौरन उसके सामने पहुंचा। अमान, बात सुनो, तुमने तो कहा था कि शमसुद्दीन की एक ही बेटी है और उसको तुम ब्याह कर लाए थे। क्या तुम्हें अपनी वाइफ की कुछ खबर भी है? वो बहुत कन्फ्यूजन में उससे अजीब सवालात कर रहा था, जबकि अमान लैपटॉप से नज़रें हटाकर उसे घूर रहा था, जो बिना नॉक के अंदर भागता हुआ आया था। तुम्हारा दिमाग हिल गया है, आई थिंक। ये क्या हरकत है? हम ऑफिस में हैं, घर नहीं। अमान और मुराद शम्स के घर पहुंचे तो वहां सोगवारियत का आलम था। बहुत से लोग इधर उधर खड़े थे, बातों में महव थे सब। अमान ने एक नज़र उन लोगों में शम्स को देखना चाहा, लेकिन वो उसे कहीं नज़र नहीं आया। वो दोनों चलते हुए हॉल में गए तो वहाँ उसे शम्स हॉल के दरमियान में मैयत के पास खड़ा नज़र आया। उसकी पुश्त अमान की तरफ थी, जिस वजह से शम्स अमान को देख नहीं पाया। हाँ, अलबत्ता वो उसे पीछे से भी पहचान चुका था। मोहल्ले की औरतें भी बहुत सी बैठी थीं, चहमिगोइयाँ कर रही थीं, कुछ जिक्र अस्कार में मसरूफ़ थीं। किसी के लहजे में दुख था तो कोई मरने वाली की पुरानी बातें याद करते अफसोस जाहिर कर रही थी। सुना है बेचारी ने कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी को ब्याह दिया, बिन बाप के पली बड़ी थी, अभी इसकी उम्र ही क्या थी। लेकिन इस इंसान से बेचारी शाहिदा की बेटी का बोझ नहीं उठाया गया और इसने मजबूर होकर उसकी शादी कर दी और आज खुद चल बसी बेचारी। उसके कान अपने दाएं जानी बैठी बूढ़ी औरतों की बातों पर लग गए। उनकी बातों से ही उसे जवाब मिल रहे थे, इसीलिए वो बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। मैंने तो सुना है वो लड़का उसकी उम्र से काफ़ी बड़ा है, वो बहुत खाते पीते घराने से है। साथ बैठी औरत ने अपना हिस्सा भी डाला। ये क्या बात कर रही हो? अगर ऐसा ही था तो इसने अपनी बेटी क्यों नहीं ब्याह दी? शाहिदा की बेटी तो इतनी छोटी उम्र में शादी के बंधन में बंध गई। शम्स की अपनी बेटी तो अच्छी भली बड़ी है, उसकी शादी की उम्र भी है, तो उसकी शादी क्यों नहीं की इसने? मुंह पर हाथ रखते दूसरी औरत हैरानगी से पूछने लगी। मुझे तो मालूम नहीं, उसकी लड़की पूरा दिन मुझे तो नहीं मालूम, इसकी लड़की पूरा दिन बाहर रहती है, रात को घर लौटती है, कहीं इश्क माशूकियाँ ही लड़ा रही होगी, इसलिए बेचारी दिल को कुर्बानी का बकरा बना दिया। ये तो है ही लालची इंसान, अपना ही कोई फ़ायदा देखकर इसने दिल की भी शादी कर दी होगी। लेकिन अच्छा ही हुआ कि इसने जीते जी अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए, नहीं तो शाहिदा के मरने के बाद पता नहीं ये उस बेचारी लड़की के साथ क्या करता। उसके लहजे में शम्स के लिए नफ़रत ही नफ़रत थी। वैसे दिल है कहाँ, नज़र नहीं आ रही? क्या वो अपनी माँ के जनाजे पर भी नहीं आई? साथ वाली औरत ने लड़कियों में दिल को ढूंढते पूछा। पता नहीं, मुझे भी नज़र नहीं आ रही। उनकी बातें सुनकर अमान को अपने चेहरे से धुआं निकलता महसूस हुआ। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। मुट्ठियाँ भींचते उसने गहरा सांस लेकर खुद को रिलैक्स करना चाहा, लेकिन बेसूद। उसका दिल चाहा कि अभी सामने खड़े शम्स की गर्दन दबाकर उसे अपने हाथों से कत्ल कर दे। मुराद ने उसके चेहरे को देखा जो गुस्से से लाल हो चुका था, तो उसे खतरे की घंटी बजती नजर आई। कंट्रोल अमान, अभी बहुत मेहमान हैं, घर में फोतगी हुई है, प्लीज़ खुद को रिलैक्स करो। मुराद ने उसकी उभरती हुई नसें देखी तो उसे पकड़कर बाहर ले गया। वो उसे भी रोकना चाहता था, क्योंकि अगर वो ना रोकता तो शायद अमान उसी वक्त शम्स को पीटना शुरू कर देता और गुस्से में शायद उसे कत्ल करने से भी ना डरता। छोड़ो मुझे मुराद, मेरा दिमाग बहुत घुमा हुआ है, इससे पहले कि ये गुस्सा तुम पर उतरे यहाँ से चले जाओ। मुराद का हाथ झटकते उसने इर्द गिर्द लोगों को देखा जो उनकी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। मैं घर जाकर दिल को लेकर आता हूँ। ये जिस कदर घटिया इंसान है, मुझे लगता है कि हम यहाँ ना आते तो ये हमें आंटी के मरने की खबर ही ना करता और मट्टी के स्पुर्द कर देता। इसमें तो इतनी भी इंसानियत नहीं कि आखिरी बार दिल को बुला लेता।
कम अज़ कम अपनी माँ का आखिरी बार दीदार तो कर लेती। तुम यहाँ ख्याल रखो जब तक मैं दिल को लेकर आता हूँ। जब तक मैं लेकर ना आ जाऊँ उसे यहाँ जनाजा नहीं उठना चाहिए। एक पल को उसे दिल का ख्याल आया तो उसे शम्स पर फिर से उबाल आने लगा। मुराद को समझाते हुए वो अपने कदम बढ़ाने लगा। ओके प्लीज़ ठंडे हो जाओ, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। तुम घर जाओ और भाभी को लेकर आओ, मैं यहाँ देखता हूँ। उसके साथ बाहर की जानिब कदम बढ़ाते हुए उसने कहा तो अमान बगैर कोई जवाब दिए जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और जन से भगा कर ले गया। उफ, शुक्र है कुछ तो नॉर्मल हो गया, वरना आज ये बुढ़ा इसके हाथों मर ही जाता। वैसे ये लड़की कहाँ है जिसकी फुफ्फो की आज डेथ हुई है? टेक्स्ट करता हूँ। खुद ही बुड़बुड़ाते हुए उसने बाहर खड़े अपना सेल निकाला और मीना के नंबर पर टेक्स्ट करने लगा। कहाँ हो मीना? मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। स्क्रीन पर उंगलियां चलाते उसने मैसेज टाइप किया और मीना के नंबर पर भेज दिया। वो उसके टेक्स्ट का इंतज़ार करते हुए इधर उधर आते जाते लोगों को देखने लगा। अभी उसे मालूम हुआ था कि उसे मीना इतना पहचानी सी क्यों लग रही थी। वो पहले भी यहाँ आ चुका था अमान के निकाह के वक्त, तभी उसने मीना को देखा होगा, लेकिन उसने गौर नहीं किया, जिसकी वजह से वो वापस भूल गया था कि उसने मीना को पहले कब देखा था और कहाँ देखा था। उसके सेल पर बीप हुई तो मैसेज खोलते हुए रीड करने लगा। अंदर हूँ रूम में, आज पुप्पो की डेथ हुई है तो घर में बहुत मेहमान थे। मुझे बहुत कुछ बुरा लग रहा था, इसीलिए रूम में आ गई। तुम नीचे आ जाओ हॉल में, मैं भी आती हूँ। अभी बाहर नहीं आ सकती, बाहर बहुत लोग होंगे ना, वहीं तुम्हें देख लूँगी। मीना का मैसेज पढ़ते हुए उसे अजीब लगा। भला कौन ऐसा होता है जहाँ घर में फोतगी हुई हो और उसे कुछ बुरा लगे, रूम में घुसा रहे और अपने फ्रेंड्स को मिलने जनाजे पर बुलाए। ओके, एक लफ्जी जवाब देते उसने सेल वापस पॉकेट में डाला और सीने पर हाथ बांधते वहीं खड़ा हो गया। मुजम्मिल दिल कहाँ है? उसे कहो कि फ़ौरन बाहर आए। अमान ने जैसे ही गेट पर गाड़ी रोकते हारन बजाया तो मुजम्मिल गेट खोलता उसके पास आया। वो गाड़ी के पास पहुंचा तो उसने उजलत में टाइम देखते हुए उसे कहा, ओके सर, मैं अभी ले आता हूँ। सर को हाँ में जुम्बिश देते वो अंदर की जानिब बढ़ गया तो अमान गेट को देखते सोचने लगा कि दिल अपनी माँ को देखकर कैसे बिहेव करेगी। वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। अभी कल रात को उसने अपनी माँ के बारे में बुरा सपना देखा था और इतनी उम्मीद से उससे पूछ रही थी कि क्या वो उसकी माँ को बचा लेगा, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाया और आज उसे ऐसे ही उसकी माँ के जनाजे पर लेने आया था। 2 मिनट के बाद उसे दिल मुजम्मिल के पीछे सादा से हुलिये में आती नज़र आई। उसके चेहरे पर परेशानी वाज़ेह नज़र आ रही थी। जी अमान, आपने बुलाया था मुझे? गाड़ी का शीशा ऑलरेडी नीचे था, उसने बाहर से ही झांकते हुए उससे पूछ लिया था। हाँ मैंने बुलाया, बैठो गाड़ी में। विंडस्क्रीन से बाहर देखते हुए उसने कहा तो दिल खामोशी से उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही अमान ने गाड़ी वापस आगे बढ़ा दी। अमान, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? गाड़ी की इतनी ज़्यादा स्पीड देखकर उसने डरते हुए पूछा। वो उसी सवाल से बचना चाह रहा था कि कहीं दिल उससे कुछ पूछ ना ले, तभी गाड़ी को उड़ाते हुए ले जा रहा था। तुम्हारे घर? क्या वाकई आप सच कह रहे हैं अमान? आप बहुत अच्छे हैं। आपको पता है मुझे अपनी मामा से मिलने का इतना मन कर रहा था। मैंने तो अब सोच लिया था कि आप ना खुद लेकर जाएंगे और ना किसी से मिलने देंगे, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं। खुशी में उस वक्त वो अपना डर सब भूल चुकी थी। सुबह ही उसने अमान से रिक्वेस्ट की थी कि उसे माँ से मिलने के लिए ले जाए, तब उसने फ़ौरन इनकार कर दिया था। अभी उसे अमान दुनिया का सबसे अच्छा इंसान लग रहा था, जो कि बहुत जल्द बुरा इंसान बनने वाला था। लेकिन अगले वक्त से अनजान वो मुस्कुराने लगी तो उसका गहरा खूबसूरत पुरकशिश डिम्पल टिमटिमाने लगा। अमान ने अफसोस से उसकी जानिब देखा। वो उसके खूबसूरत डिम्पल को महवियत भरी नज़रों से देखने लगा, क्योंकि वो नहीं जानता था कि अब वो इस डिम्पल को देख भी पाएगा या नहीं। शाहिदा की मौत के पीछे कहीं ना कहीं वजह अमान भी था और यही बात उसे अंदर तक झंझोड़ रही थी। अनजाने में जो उससे ज़्यादतियाँ हुई थी, उसने दिल के साथ जो भी बुरा किया था, वो उनकी तलाफ़ी कभी कर पाएगा या नहीं, उसे कुछ नहीं मालूम था। गहरी सांस लेते वो अपनी सोचों में उलझा वापस शम्स के घर पहुंच गया कि अपनी एक सोच को सुलझा ही नहीं पाया। वो मेरा घर आ गया। अमान, आप प्लीज़ मुझे शाम को लेने आना वापस। मैं अपनी मामा के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती हूँ। इसके बाद क्या पता कब मिल पाऊँ उनसे। प्लीज़ अमान, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सीट बेल्ट खोलते हुए उसने मिन्नत की तो अमान उससे नज़रें चुराने पर मजबूर हुआ।
मैं भी अंदर चलता हूँ। दिल अपनी तरफ का गेट खोले वो भी बाहर निकल गया तो दिल उसे हैरत और खुशी के साथ देखने लगी, लेकिन जैसे ही खुले गेट से अंदर जमा लोगों पर उसकी नज़र पड़ी, उसके होंठों से मुस्कुराहट फौरन गायब हुई। अमान, यहाँ सब लोग क्यों जमा है? सब ठीक तो है ना? अमान से पूछते हुए उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा और कदम गेट पर ही जम गए। अपने घर में इतने लोगों की मौजूदगी उसे किसी बुरी खबर का अंदेशा दिला रही थी। चलो अंदर दिल, तुम्हें बहुत हौसले और बर्दाश्त की ज़रूरत है। जो भी हुआ है अल्लाह पाक को यही मंजूर था। मुराद ने उन्हें गेट से आते हुए देखा तो दिल को देखकर उसे शर्मिंदगी ने आ घेरा। वो कुछ वक्त पहले ऑफिस में उसके किरदार पर उंगलियां उठा रहा था और देखने में ही मासूम बच्चों के जैसे नजर आ रही थी वो। अमान, मेरी मामा ठीक है ना? दिल ने अपने भारी होते कदमों को अंदर की जानिब घसीटते हुए अमान से पूछा। उसकी आंखों के सामने ख्वाब घूमने लगा जहां उसकी माँ तकलीफ में थी। वो जल्दी जल्दी लोगों के हजूम से निकलती हॉल में पहुंची तो वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। उसकी नज़रों के सामने मैयत पड़ी थी। दिल ने उस वक्त शिद्दत से दुआ की कि जो वो सोच रही है ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? अमान के साथ मुराद भी उसके साथ हॉल में दाखिल हुआ, लेकिन वो डोर में ही खड़े रह गए। दिल ने जैसे ही अपनी माँ के चेहरे पर से चादर हटाई, वो चीख कर 2 कदम पीछे हुई थी। उसकी चीख ने शम्स को भी उसकी जानिब देखने पर मजबूर कर दिया। वो हैरान था कि दिल यहाँ कैसे आ गई। कहीं अमान भी तो उसके साथ नहीं आया? अगर वो यहाँ आ गया तो उसका पोल खुल जाएगा। अपनी बहन के जनाजे पर बैठे वो अपनी सोचों में गर्क था। अभी भी उसे अपनी ही पड़ी थी। देखा जाए तो उसे शाहिदा की मौत का 1% भी दुख ना था। शाहिदा का चेहरा हाथों में थामे वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मामा उठे, मामा क्या हो गया है आपको? मामा आपकी दिल आई है, देखें मुझे, मेरी प्यारी मामा प्लीज़ आंखें खोले ना। अमान भी आए हैं मुझे लेकर, देखें मामा। कांपते हुए लहजे में वो अपनी मरी हुई माँ की मिन्नतें करने लगी। देखते ही देखते उसकी बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख रंग की हो गईं। गर्म पानी पूरा चेहरा भिगोने लगा। तुमने मारा है ना मेरी मामा को? उसकी नज़र जैसे ही शम्स पर पड़ी वो उस पर चीखने लगी। दिल की बात सुनकर उसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे। क्या बकवास कर रही हो? मैं क्यों मारूंगा तुम्हारी माँ को? दिल, शाहिदा तुम्हारी माँ से पहले मेरी बहन थी। दिल को अपने आपे से बाहर होते देखकर उसने नॉर्मल होते हुए बात संभालने की कोशिश की। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानती हूँ तुमने मारा है मेरी मामा को। इसीलिए उस दिन मुझे धमकी देकर आए थे कि अगर मैंने अमान को कुछ बताया तो तुम मेरी मामा को मार दोगे। तुमने किया है ये सब। ज़ोर से रोते हुए वो शम्स के पास आकर उसका गिरेबान थाम चुकी थी। उसकी बात सुनकर अमान को लगा कि छत उस पर आन पड़ी हो। सब कुछ उसके सामने होते हुए भी उसे नज़र नहीं आ रहा था। दिल, अपनी ज़बान को लगाम दो। माँ की मौत का सदमा लग गया है तुम्हें, क्या बक रही हो? उसे बाजू से पकड़कर झिंझोड़ते हुए शम्स ने कहा। वो सच्चाई आमने सामने आने पर बहुत बौखलाया हुआ लग रहा था। मिस्टर शमसुद्दीन, मेरी वाइफ को छोड़ें आप। मेरे घर में खड़े होकर आप ये बातें करके आए हैं। अपनी हद में रहिए। मेरी बहन मर गई है, बजाय तुम लोग मुझे सहारा दो यहाँ आकर मुझ पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो। मेरे दुख का तो तुम लोगों को ज़रा भी एहसास नहीं। कुछ तो खुदा का खौफ करो तुम लोग। इतने घटिया इल्ज़ाम सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अपनी बहन के साथ ही मर जाता तो अच्छा होता। अरे, जिसको पाल पोस कर जवान किया, जिसको कभी बाप की कमी महसूस ना होने दी, आज वही अपने शोहर के साथ मुझे जलील करने आ पहुंची है। काश शाहिदा की जगह मैं ही मर जाता। अमान को देखकर वो समझ गया कि उसे सब मालूम हो चुका है, इसीलिए अब उसकी खैर नहीं। तो पांसा पलटते वो लोगों के सामने ड्रामा करने पर उतर आया।